आज मैं भारत में जो हमारे देश में आरक्षण है, जिसको लेके आज़ादी के बाद बड़ा चर्चा हुआ और आज भी ये चर्चाएं का दौर जारी है। तो इसमें मैं इसकी थोड़ा हिस्ट्री और इसको क्यों लागू किया इस विषय को लेके अपनी बात रखूँगा। भारत में 1902 में छत्रपति शाहू जी महाराज जो कोल्हापुर के शासक थे, वर्तमान महाराष्ट्र के, तो उन्होंने अपने राज्य में एससी और जो वीकर सेक्शन थे उस समय, उसके लिए 50% जो है सरकारी सेवाओं में आरक्षण लागू किया था। और उसके बाद 1932 में महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के मध्य में एक समझौता हुआ, जिसको पुन्ना एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें विधानसभाओं में एससी वर्ग के लिए आरक्षण की घोषणा किया था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो हमारे देश में उस समय के जो प्रसिद्ध नेता थे, उन्होंने आरक्षण को लेकर बहुत गहन विचार विमर्श किया। और उसके बाद ये तय हुआ है कि एससी और एसटी वर्ग, जिसको हम शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, उनको संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 और 330 में आरक्षण की घोषणा किया गया था। एक्चुअल में 1950 में सिर्फ 2 वर्गों एससी और एसटी के लिए आरक्षण की घोषणा किया था, क्योंकि देश आज़ाद अभी हुआ ही था। तो इन 2 वर्गों के लिए राजनीति के क्षेत्र में सरकारी सेवाओं और शिक्षाओं के लिए ये आरक्षण दिया था, ताकि वो भी समय के साथ आगे बढ़ सके। दूसरा, 1950 में जब देश में संविधान लागू हो गया, तो ये प्रॉपरली चलने लगा। जब जनता पार्टी से की सरकार बने थे, तो 1 जनवरी 1979 को जो तत्कालीन मोरारजी देसाई जी के सरकार थे, उन्होंने मंडल आयोग की गठन किया था, जिसमें ये पता करना था कि जो देश में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उनकी जनसंख्या कितनी है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको क्या आरक्षण की प्रोविजंस हो सकता है। तो 1 जनवरी 1969 को ये आयोग ने अपने सिफारिशें लागू किया। तो जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, देश में एक कोलिशन सरकार थे, तब प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा किया था। लेकिन यह है कि ओबीसी की देश में कितनी संख्या है, उसके बारे में एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन जो मंडल आयोग बोलता है 40 से 50% देश में आबादी में ओबीसी की संख्या है, ऐसा बोला जाता है। उसके बाद 2019 में 103वें जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें अदर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए जो है 10% जो है आरक्षण लागू किया था। ये एक्चुअल में संख्या जो है जनरल कैटेगरी है हमारा, उसमें से ही जो कमज़ोर था, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग था, उनके लिए जो है इकोनॉमी वीकर सेक्शन बोलता है जिसको, उसके लिए 10% जो है आरक्षण की इसमें आरक्षण को लागू किया था। तो हम इसमें कह सकते हैं कि फ़िलहाल देश के अंदर एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए आरक्षण की प्रावधान है हमारे संविधान में। और इनकी जो आरक्षण टोटल जो है 49.5 जो है प्रतिशत जो आरक्षण है इनको दिया गया है। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को अभी राजनीतिक जो आरक्षण जो है वो नहीं है, जो कि अभी एसटी और एससी तक ही सीमित है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो देश में एससी, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन वर्गों के लिए वर्तमान में आरक्षण लागू है, जिनकी जो है आरक्षण की टोटल जो प्रतिशत होता है 49.5 बनता है। तो इनको आरक्षण क्यों दिया जाता है, हम एक कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि आरक्षण दिया आखिर क्यों जाता है। जो नेशनल सैंपल सर्वे है, उसके मुताबिक यदि हम देश में लैंडलेस
लोगों की बात करें तो लगभग 75 से 80% जो एससी के लोग हैं उनके पास ज़मीन नहीं है, जिसको हम लैंडलेस बोल सकते हैं। लगभग 35 से 40 एसटी लोगों के पास लैंड नहीं है, और जो जनरल है वो 20 से 25% लोगों के पास लैंड नहीं है। तो इस हम कंपैरेटिव इसमें देख सकते हैं। उसी तरह हम एजुकेशन की बात करें तो देश में जो साक्षरता दर है, जो 2011 की जो जनगणना और उसकी जो सर्वे है उसके हिसाब से 59% जो एससी के लोग साक्षर हैं। उसके बाद 66 एसटी के लोग वो साक्षर है, और उसके बाद 75 से 80% जनरल के लोग जो है वो साक्षर है। यदि हम लैंडलेस के साथ साथ अन्य दूसरे विषय की बात, जो खेत की जो आकार है उसके में भी यदि हम बात करें तो जो एज़ कम्पेयर टू जनरल एससी लोगों के पास लैंड कम होने के कारण सिंचाई और इसकी सुविधा भी बहुत कम है। वो क्योंकि लैंड कम है उसमें पैदावार कम होता है और मेहनत ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी उसकी कम है। देश में जनजातीय लोग हैं वो मैक्सिमम पहाड़ी इलाकाओं में रहते हैं, इसके कारण उनके पास भी लैंड होल्डिंग्स है वो कम है, जहाँ सिंचाई की काफ़ी दिक्कतें हैं, और जो किसान की जो खेत की आकार है वो भी कम है, इसके कारण भी दिक्कत होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह एक छोटे से कंपैरेटिव के माध्यम से भी हम ये देख रहे हैं कि आरक्षण देने का क्या मतलब है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो इसके आरक्षण के कारण जो आपसी बेमनस्य है वो काफ़ी है। जनरल लोगों को लगता है कि भाई जो रिज़र्व कैटेगरी के कारण जो है पोस्टों में, यूनिवर्सिटीज़ में जो कम कैलिबर लोग पहुंच रहे हैं, जिसके कारण देश के सिस्टम का वो काफ़ी डैमेज हो रहा है। और जो रिज़र्व कैटेगरी के लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो ये राइट है, हमें तो ये राइट मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, संविधान में दिया हुआ। तो इससे आपस में एक वैमनस्य बोल सकता है, आपस में एक अविश्वास हो भावना बोल सकता है। तो इसको कैसे कम करें, इस विषय में हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। अच्छा, दूसरा यह है कि जो आरक्षण दिया है ये इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए दिया। कुछ आरक्षण के कारण कोई दिक्कतें हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके विषय में भी चर्चा होना चाहिए। नहीं देने के कारण अभी और इसमें क्या सुधार होना चाहिए, ये भी समय समय पर सरकारों को इसके विषय में बीच में चर्चाएं करना चाहिए। आरक्षण जो है मेन 3 विषयों को लिए दिया जाता है। एजुकेशन में दिया जाता है, सरकारी नौकरी में दिया जाता है, और राजनीतिक, जिसमें लोकसभा और विधानसभा और पंचायती राज्यों में दिया जाता है। और जैसा हम देखते हैं कि आज भी पंचायती राज, पूरा देश में पंचायती राज्यों में महिलाओं के लिए भी एक आरक्षण की प्रावधान है। एक्चुअल में आरक्षण का मतलब ही ये है कि जो कमज़ोर वर्ग है उसको जो है मेन स्ट्रीम में कैसा लाया जाए। लेकिन इसको तर्क और वितर्क कई तरह दिया जाता है। इसको ज़्यादा ना करते हुए जो देश की आबादी है, जो संविधान है ये बोलते हैं कि देश की जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से इसको आरक्षण दिया। जैसे एसटी है, एसटी की जितना आबादी है उतना रिजर्वेशन जो है एसटी को दिया है, एससी की जितना आबादी है उतना एसटी को दिया है। इसमें कोई किसी का हिस्सा नहीं दिया है, हिस्सा की बात हो रहा है यहाँ पर। और यदि हम देखें कि यदि जब हम एससी, एसटी, ओबीसी और वर्गों की बात किया जाता है तो इनकी आबादी कई गुना ज़्यादा हो जाता है। और हम देखें कि जो जनरल कैटेगरी है, बाकी जो बचता है 40%, 40.5, वो भी एक तरह से जनरल के लिए भी अब आरक्षण देते देते जनरल के लिए भी एक आरक्षण हो जाता है वो, क्योंकि जो बाकी बचा वो जनरल के लिए है बोल के इस तरह का एक, वो भी एक तरह से ऑटोमेटिकली आरक्षण ही हो गया। तो इन विषयों को हम समाज के में देखते हुए बहुत ज़्यादा इसको इशू बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस विषय को लेके एक पॉजिटिव चर्चा करें, और समाज में जो पत्रकार है, वकील है, जो दिमाग रखते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, वो भी एक चर्चा करें
क्या इस चीज़ को कैसा एक अच्छा एटमॉस्फेयर इसमें लाया जाए। विषय ज़्यादा हमारा ये रोज़गार को लेके होते हैं, ज़्यादा हमारा वैमनस्य और विरोध जो है नौकरी को लेके है, लेकिन रहा कितना नौकरी है। सरकारों ने भी आज एक युवाओं में ये दिमाग में डाल दिया है, और हमारे पेरेंट्स हो गया, हमारे रिश्तेदार हो गया, हमारा समाज हो गया, ये डाल दिया है कि नौकरी करना है, नौकरी करना है। लेकिन नौकरी इतना ग्रेजुएट इंजीनियर डॉक्टर कहाँ नौकरी कहाँ है। तो इन सब चीज़ों को करना पड़ेगा। जब तक हम स्वरोजगार की तरफ, अपने खेत खलिहान और इसकी तरफ जोर नहीं देंगे, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, और एक हम धारणाएं बना के रखेंगे कि रिजर्वेशन के कारण ये हो रहा है, रिजर्वेशन वाला और जनरल को गाली देंगे, ये देश और समाज के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। और स्वरोजगार के लिए और बेसिक एजुकेशन जो +2 ग्रेजुएशन तक सबको शिक्षा सुलभ कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, देश की आबादी के हिसाब से देश में इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस और मैनेजमेंट की इनकी संख्या को बढ़ा दिया जाए, और जो प्रोफेशनल कोर्सेस है इनकी संख्या को व्यापक रूप से बढ़ाया जाए, तो इन विषयों को लेके ज़्यादा तकरार जो है होगा नहीं। तो मेरा ये है कि सबसे इंटेलेक्चुअल्स और इनसे निवेदन है कि इस विषय को एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू को ना करते हुए यही समझा जाए कि ये भाइयों का एक बंटवारा है, अपनी संख्या के हिसाब से बंटवारा है। विषय यहाँ पर सिर्फ सरकारी नौकरी को लेके हैं, तो इसके लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेके जो रोज़गार की पैटर्न है, समाज की सोच है, इन सब को बदलना पड़ेगा। जब ये सब चीज़ बढ़ेंगे तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा आपस में वैमनस्य से नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। तो आप भी इस विषय को लेके मैंने जो विचार रखा है इसके ऊपर कमेंट्स करें और इसको चर्चा करें, और मेरे कमेंट सेक्शन में उसको भेजें। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।